तो बच्चा लोग वेलकम फिर से आप सबका हमारे इस आर्यंस डिजिटल कंटेंट पर। और आज हम जो सीखेंगे वो है हेलोजन एक्सचेंज। जो हमारा पिछला आर्टिकल बच गया था हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन, एक हमने एडिशन ऑफ हेलोजन की रिएक्शन भी हमारी बची थी। हम हेलोजन में हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स का ये चैप्टर 12th क्लास का सीख रहे हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक नॉमेनक्लेचर, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन सीख ली थी। अब हमारी अगली जो प्रिपरेशन है वो है एडिशन ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन के साथ अगर एडिशन करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, जिसके अंदर आपने ये केमिकल रिएक्शन भी पढ़ी होगी। अगर डबल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेशन आती है, तो अगर ब्रोमीन डाल दो तो कलरलेस कंपाउंड मिल जाएगा आपको। दैट इज़ द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल। ये हमारे पास 10th की साइंस के अंदर भी थी, 11th की साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर भी ये रिएक्शन आई थी। होता क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, हमने CCl4 की प्रेजेंस में इसको रिफ्लक्स कर दिया और हमारे पास एक ब्रोमीन, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। एक पॉजिटिव यहाँ, एक पॉजिटिव यहाँ, डेल डेल लगा देते हैं, मतलब पार्शियल चार्ज। तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंगल बॉन्ड तो आएगा ही, एक ब्रोमीन नीचे और एक ब्रोमीन ऊपर की साइड, मतलब सिन और एंटी का कंसेप्ट होता है। अपोजिट पोल पे ये पहुँच जाते हैं। इससे भी हमको हैलाइड मिल सकता है और वो कहलाएगा हमारा विसिनल डाई हैलाइड। क्या कहलाएगा बेटा, विसिनल डाई हैलाइड। तो ये एक आर्टिकल हमारा बचा था। और अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो है हेलोजन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। क्या कहता है हेलोजन एक्सचेंज में सबसे पहले जो चीज़ हमको सीखनी है वो हमें सीखनी है फिनक्लेस्टीन रिएक्शन। 3 नेम रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। वैसे 4 हैं, 3 हम इस चैप्टर में सीखेंगे, एक हम अगले चैप्टर में सीख लेंगे, आने वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले हेलोजन एक्सचेंज के अंदर क्या होगा कि हमारे पास पहले से एक हाइड्रोजन का हैलाइड या कार्बन का हैलाइड है, हेलोजन ग्रुप दे रखा है, वो हेलोजन हट जाएगा और उसकी जगह पर दूसरा हेलोजन ग्रुप आ जाएगा। जैसे CH3Cl है, हमने इसको रिएक्शन करवाई NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन एक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, नेल पेंट रिमूवर में एसीटोन होता है, ठीक है। ड्राई एसीटोन का यूज़ कर लेंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, NaCl बाहर और क्या मिला, RI। R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CH3, तो CH3I मिल जाएगा। दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन से NaCl और NaBr जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इट फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली-चैटलर प्रिंसिपल। ली-चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड कब होगी, जब उसको उसकी फेवरेबल कंडीशन मिल जाए। तो आसानी से फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, इसलिए ये काम करते हैं। The synthesis of alkyl fluoride is best accomplished by heating an alkyl chloride or bromide in the presence of metallic fluoride such as। अब ये आगे क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में, कि अगर आपको यही चीज़ आपको अगर फ्लोराइड बनाना है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 2 रिएक्शन है जिससे आपको फ्लोरीन के कंपाउंड मिल सकते हैं। एक तो है स्वार्ट्स रिएक्शन और एक है बाल्स-काइजमैन रिएक्शन। केवल 2 रिएक्शन है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है नेचर में, वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है, इसलिए आसानी से उसकी रिएक्शंस नहीं बन पाती हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या कहती है, अगर मैं AgF, Hg2F2, COF2, SbF3 इनमें से किसी को भी रिएक्ट करवा देता हूँ RBr के साथ या RCl के साथ, RBr प्लस Hg2F2, तो मुझे सिंपली क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2RF प्लस Hg2Br2। या फिर और आसान करना है अगर मुझे, तो RBr प्लस AgF हीट कर दिया, क्या मिलेगा, RF प्लस AgBr का फॉर्मेशन हो जाएगा, AgBr मिल जाएगा। दिस इज योर स्वार्ट्स रिएक्शन। पेपर में डायरेक्ट आती है फिनक्लेस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन। एक रिएक्शन और है बेटा, वो भी मैं यहाँ सिखा देता हूँ तुम्हें। बाल्स-काइजमैन हम आगे सीखेंगे, बाल्स-काइजमैन जो रिएक्शन है वो हम थोड़ी सी आगे सीखेंगे जब हम नाइट्रोजन के कंपाउंड पढ़ना शुरू करेंगे तब। एक और रिएक्शन जो यहीं पर इसी कॉन्सेप्ट को जोड़ती हुई आती है वो आती है हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन, हंस-डीकर रिएक्शन क्या कहती है कि अगर मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है और उसकी रिएक्शन मैं करवा दूं किसके साथ, Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का मतलब होता है गर्म करिए फिर ठंडा कर दीजिए, फिर गर्म करिए फिर ठंडा कर दीजिए, लगातार ये काम चलता रहे। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा
मेरे को मिल जाएगा CO2 गैस मेरी बाहर होगी, एक Ag के साथ Br बाहर हो जाएगा और केवल एक Br बचेगा। दैट सेड व्हाट, RBr प्लस AgBr प्लस CO2 गैस रिमूव्ड आउट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हंस-डीकर रिएक्शन। 2016 में ये पेपर में आई थी भाई, 2016 के अंदर ये फाइनल पेपर के अंदर रिएक्शन पूछी गई थी। ठीक है, तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। हमने हेलो अल्केन की प्रिपरेशन यहाँ कंप्लीट कर ली है। नाउ लेट्स कम टू द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। ठीक है, हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन पर हम चलते हैं थोड़ा सा, इसे आप नोट कर लीजिएगा ताकि आप इससे आगे काम कर सकें। हेलो अरीन्स की अगर मुझे प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहली प्रिपरेशन क्या है? सबसे पहली प्रिपरेशन है कि मेरे पास एक टॉलिन का कंपाउंड है, मैंने X2 से रिएक्ट किया डार्क में। अगर मैं डार्क में करूंगा तो मेरा एक चीज दिमाग में सेट करके रखना बच्चा, अगर मैंने डार्क में रिएक्शन कर दी तो मेरी जो एरोमेटिक कंपाउंड के साथ लगा हुआ हाइड्रोकार्बन ग्रुप है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। बल्कि चीजें कहाँ जुड़ जाएंगी जाके, आइदर ऑर्थो पोजीशन और पैरा। जैसे मैं इसको यहां बना के दिखा देता हूं, बेंजीन लिया CH3, तो टॉलिन मतलब मिथाइल बेंजीन, मैंने Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, मेरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये एज इट इज रहेगा। या तो मुझे ऑर्थो पोजीशन पे कोई चीज मिलेगी यानी कि क्लोरीन, या मुझे पैरा पोजीशन पर क्लोरीन मिलेगा। मतलब यहां पर CH3 पर कोई काम नहीं होगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन में H की प्रेजेंस में Cl2 करता तो मेरा प्रोडक्ट क्या मिलता मेरे को, बेंजीन एज इट इज, CH2Cl प्लस HCl बाहर, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता। इस बात का ध्यान रखना है, दिमाग में ये बात सेट करके रखना वरना गड़बड़ होगी। और एक चीज़ और, हम AlCl3 का यूज़ करते हैं या FeCl3 का यूज़ करते हैं, ये जनरली इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। ठीक है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। आगे सीखेंगे तब आ जाएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है तो मैंने आपको यहीं पे समझा दिया है थोड़ा सा। ऑर्थो और पैरा आइसोमर जो हैं वो आसानी से अलग अलग करे जा सकते हैं क्योंकि उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से उनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। फ्लोरीन के कंपाउंड नहीं बनते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और आयोडीन के भी जो कंपाउंड हम बनाते हैं उसके लिए हमारे को HNO3 या HiO4 की प्रेजेंस चाहिए होती है ताकि ये आयोडाइजेशन कर सके। क्योंकि HI के जो कंपाउंड होते हैं जनरली अगर बनेंगे तो वो रिवर्सिबल होते हैं। इस रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट से बचने के लिए हम उसमें या तो HNO3 नाइट्रिक एसिड या HiO4 पर आयोडिक एसिड इसका मिक्सचर मिला देते हैं, तब हमको ये कंपाउंड मिल पाते हैं। अब हम आगे अगर देखें तो फ्रॉम अमीन्स सैंडमेयर रिएक्शन और एक गेटरमान रिएक्शन, दो रिएक्शन है, इनको सीखते हैं बेटा। अगर हम सैंडमेयर और गेटरमान रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या आएगा, देखो राइट। तो सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमान रिएक्शन को अगर हम थोड़ा सा देखें तो हाँ, टेक्नोलॉजी के थोड़े से ना लूप होल्स भी होते हैं, वो आसानी से चीज़ें मिल नहीं पाती हैं, उसके अंदर गायब हो जाती हैं। तो यहाँ थोड़ी सी ये गायब हुई है, मैं इसको विद इन अ मिनट पहले इसको इरेज करके और इसे जूम इन कर दूंगा बेटा, तो यहाँ आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। चलिए, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में बात और गेटरमान रिएक्शन के बारे में बात, राइट। ठीक है, तो अगर हम सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं और गेटरमान रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या देखना है और क्या सीखना है, इस पर बात करते हैं बच्चा। ये मैंने इसको फ्रेम में ला दिया है, ठीक है। चलिए, सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमान रिएक्शन का कंसेप्ट क्या कहलाता है। सैंडमेयर रिएक्शन ये कहती है कि अगर मेरे पास एक एनिलीन है तो उस एनिलीन को अगर मैंने NaNO2 और HX, हालांकि ये जो रिएक्शन है ये हमें 13 चैप्टर में सीखनी भी है, तो 13 चैप्टर में जिस समय ये आएगी उस समय हम इसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे ताकि हमको समझना आसान हो जाए। पर अभी केवल आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास अगर एनिलीन है, इफ़ वी हैव एनिलीन, और उस एनिलीन से हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन, तो हम बहुत आसानी से वो काम कर सकते हैं। उस रिएक्शन के अंदर ये सारा का सारा कंसेप्ट आता है।
कि हमने एनिलीन लिया तो एनिलीन की रिएक्शन हम NaNO2 और HX से करते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। 13 चैप्टर में हमको सीखनी भी है। उससे हमको मिल जाएगा एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और उसकी रिएक्शन अगर आप CuX2 यानी कि CuCl2 से कर दो, Cu2Cl2 से कर दो, ठीक है, या CuCl से कर दें, तो आपको मिल जाएगा एक अराइल हैलाइड। ये इसने यहाँ बना के दिखा रखा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने जो पीछे जितना सीखा है वो हमारे पास सारा, हमारा जो मेन काम की चीज़ थी वो हम लगभग पीछे यहाँ पे सीख चुके थे, राइट। अब हमें इसके बाद इसने दे रखे कुछ रिएक्शंस और उनका सॉल्यूशन। तो कुछ एक मैं बता देता हूँ आपको और कुछ एक आपको खुद से करनी है। भाई HBr है, यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल लगा के आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर भी आप मार्कोनिकोव रूल लगा के सॉल्व करेंगे। पर ऑक्साइड है मतलब एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा के सॉल्व होगा। वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HI। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बेटा H2SO4। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कुछ ना कुछ रिएक्शन करके वाटर का रिमूवल करवाता है और फिर वो एक्सटेंसिवली काम नहीं कर पाती है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ओके, प्रोपेन लिया, या तो यहाँ पर X लगा दो, यहाँ X लगा दो, यहाँ X लगा दो, यहाँ X लगा दो, एक ही कार्बन पर लगा दो, मतलब जेमिनल और विसिनल बनाने बेसिकली। ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है कि C5H12 है, ऐसा फोटोकेमिकल रिएक्शन हमको करनी है, क्लोरिनेशन यील्ड करे, जिसमें कंडीशन दे रखी है। एक तो ये कि भैया सिंगल मोनोक्लोराइड बनना चाहिए। तो सिंगल मोनोक्लोराइड तब बन सकता है जब मेरे पास ये कंडीशन हो, मेरे पास 1 2 3 4 5 कार्बन और पांचों के पांचों इस फॉर्म के अंदर होंगे। तो यहाँ पर H3 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 और H3। इस केस के अंदर अगर मैं फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन कर देता हूँ, मतलब HNu इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 और HNu को मिक्स करूँगा, तो केवल कहीं से भी मैं हाइड्रोजन को हटा दूँ, मेरा प्रोडक्ट सेम आएगा, मोनो हेलोजन बनेगा, मेरे पास मोनोक्लोराइड बनेगा। ऐसे ही अगर मेरे को ऐसा बनाना हो कुछ जिसमें मुझे तीन आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिल जाएं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ 5 कार्बन। तो अब अगर मैं यहाँ पर Cl2 और HNu की रिएक्शन करता हूँ, तो पहला केस तो है कि यहाँ Cl मिल जाए, दूसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ Cl मिल जाए, और तीसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ Cl मिल जाए। तीनों केस हो गए। और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिल जाए, ये आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कैसे मिल सकते हैं, ये आपको सॉल्व करना है। 2 मैंने करवा दिया बेटा। नेक्स्ट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड। ओके भाई, बना सकते हैं। SOCl2, बताओ क्या बताया था। SOCl2 दिखते ही अपनी आंखों को बंद कर लो, और आंखों को बंद करने के बाद क्या करना है, आंखों को बंद करने के बाद सिंपल सा काम करना है कि SO2 गैस बाहर हो जानी चाहिए और HCl बाहर हो जाना चाहिए। कंप्लीट। सेकंड, लाइट दे रखी है, लाइट दे रखी है मतलब यहाँ रिएक्शन होगी। इसका मतलब इस रिएक्शन को अगर मैं करके दिखाऊं, ताकि क्वेश्चन ध्यान से देख लो, तो इस NO2 की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट मिलेगा CH3 पहला तो ये, और एक प्रोडक्ट मेरे को ये भी मिल सकता है, मतलब मिक्सचर मिलता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगते हैं। CH2 Cl। मेजर ये होगा, माइनर थोड़ा सा ये हो जाएगा, क्योंकि मेरे को जो क्लोरीन जहाँ जुड़ेगा उसकी डिग्री अगर चेक करूँ तो वो चाहेगा कि मैं 2 डिग्री रहूँ इंस्टेड ऑफ 1 डिग्री। बनते दोनों ही हैं, पर ये मेजर होता है बेटा, मेजर प्रोडक्ट ये होता है। ये क्वेश्चन हो गया भाई। अब इस क्वेश्चन को देखो, हीट कर रहे हो सीधा, सनलाइट की प्रेजेंस दी नहीं है, सारा काम यहाँ होना चाहिए। सनलाइट अगर दे देता तो आपका यहाँ होता, खत्म ये क्वेश्चन। CH3IHI, ध्यान से देखो, ये सेंटर बना दिया इसने, HI से रिएक्शन करवा रहा है, मार्कोनिकोव रूल लगा देना, काम चल जाएगा आपका। हीट UV लाइट Br2 की प्रेजेंस में इस पर कर रहा है कुछ ना कुछ, वही सिंपल सा MR रूल लगा दो, ठीक है, लगेगा MR रूल ही, पर नॉर्मल डायरेक्ट लग जाएगा, लगा के देखना। NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, यहाँ इसने लिखा नहीं है पर ये हमको पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन हो गई है, फिनक्लेस्टीन रिएक्शन हो गई है। दिस इज द ऑल अबाउट योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखना ताकि आइडेंटिफाई हो जाए।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें तो ये कलरलेस होते हैं। ब्रोमाइड्स और आयोडाइड जो हैं वो कलर शो करते हैं क्योंकि इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो विबग्योर रीजन के अंदर एक्साइट हो जाता है, विजिबल रीजन में एक्साइट हो जाता है। वॉलेटाइल कंपाउंड है, स्मेल भी स्वीट सी होती है इनकी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, और ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है। ब्रांचिंग के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट, देखो ये सीधा है, ये एक ब्रांच ये लग गई और इसके अंदर एक और ब्रांच आ गई, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट इसने सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। साइज़ जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। मतलब एक तो मेरे को दे दें CHCl3 और एक मेरे को दे CH3Cl, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। लेकिन अगर मेरे को आइसोमेरिक चीज़ देते हैं, जैसे 3 कार्बन के साथ Cl दे दिया और एक यही 3 कार्बन लेकिन Cl यहाँ लगा दिया, तो जहाँ ब्रांचिंग बढ़ जाती है वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है क्योंकि सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन CBSE में पूछा हुआ है, ये भी और ये भी। इस केस में इसका ज़्यादा होता है और इस केस में इसका ज़्यादा होता है। ये केस केवल तब लगेगा जब आइसोमेरिक कंडीशन होगी, ध्यान रखना बेटा। मतलब आइसोमेरिक कंडीशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी द सेम, बस डिफरेंस किस चीज़ में आएगा, उसके स्ट्रक्चरल अपीयरेंस में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ सीख लिया। अब अगर हम ऑर्थो मेटा पैरा की बात करते हैं तो जो पैरा है, जो पैरा आइसोमर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, क्योंकि वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, नियरली बराबर रहते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मेटा का ज़्यादा होता है क्योंकि ये कैसा है, सिमेट्रिकल, इधर गया डाइपोल, इधर गया डाइपोल, इस वजह से। डेंसिटी, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी भाई, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, तो मास के बढ़ने पे डेंसिटी बढ़ जाती है। अब मेन एक पॉइंट जो है बेटा वो यहाँ नहीं आता, वो चीज़ आएगी हमारी इस आर्टिकल में, CBSE 2017। ये क्वेश्चन यहाँ इस आर्टिकल से आया हुआ है। क्या है, सॉल्युबिलिटी। देखो भाई, पानी में थोड़े कम सॉल्यूबल होते हैं क्योंकि पोलर ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से एक कंसेप्ट और भी है, इसको ध्यान से सीखना है। द हेलो अल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्यूबल होते हैं। इन ऑर्डर टू डिसॉल्व हेलो अल्केन इन वाटर, वाटर में अगर आपको डिसॉल्व करना है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो अल्केन मॉलिक्यूल एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। अगर आपको HX को और वाटर को मिक्स करना है तो आपको HX के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और वाटर के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये कंपैरेटिवली कम सॉल्यूबल होते हैं, जबकि हेलो अल्केन्स जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उनमें कंपैरेटिवली ज़्यादा घुल जाते हैं, आसानी से सेपरेट आउट हो जाएंगे, सेम स्ट्रेंथ होती है, इसलिए मिक्स हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट होने के बावजूद भी हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स जो हैं वो वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं हो पाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं हम इसके एक इंटेक्स क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हम साथ साथ कवर करते जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले बेटा, अरेंज ईच सेट ऑफ द कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में। मैं इसके स्ट्रक्चर बना देता हूँ यार फर्स्ट वाले के। ब्रोमो इथेन, 1 2 ब्रोमीन, हाइड्रोजन से बैलेंस हम कर सकते हैं। ब्रोमोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है वैसे ब्रोमोफॉर्म, CHBr3। क्लोरोमीथेन, 1 2 खत्म। डाई ब्रोमोमीथेन, 1 कार्बन, Br इधर, बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। इसका तो बैलेंस है ही, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब ये कहता है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेटअप कर दो यार। जिसके पास बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें कार्बन का काउंट देखना है, कार्बन ज़्यादा होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक और कंसेप्ट ये भिड़ता है और कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता चला जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और दूसरे केस में क्या है, अब इसको तुम सॉल्व करके देख लेना बेटा। दूसरा केस क्या कहता है, 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मतलब Cl बीच में लगा दिया, और 1 क्लोरोब्यूटेन यहाँ लगा दिया भाई, 1 क्लोरोब्यूटेन, ये लो Cl, ठीक है भाई।
अब इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो हमको ये पता है कि जिसके अंदर मास ज़्यादा है उसका ज़्यादा होगा, और इन दोनों केस के अंदर सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट लगाओ। यहाँ सरफेस एरिया कम हो चुका है ब्रांचिंग की वजह से, और यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इन भाई साहब का, उससे कम होगा इन भाई साहब का, और सबसे कम होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी कंसेप्ट ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम इस चैप्टर के एक और अगले आर्टिकल पर आ चुके हैं। हम 6 आर्टिकल कवर कर चुके हैं, 4 आर्टिकल्स हमारे बचते हैं। उनमें से एक अच्छा आर्टिकल है 10.7 केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शन भी सबसे पहले जो चीज़ हमें सीखनी है वो रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन सीखनी है। हेलो अल्केन की रिएक्शन को हमने 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। वन इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज़ एलिमिनेशन, एंड थर्ड इज़ रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सीखते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे जो टेबल है इससे हमारा सारा काम चल जाएगा 99%। फिर भी थोड़ा सा सीख लो क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मतलब नेगेटिवली चार्ज, मतलब कि या तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, या इलेक्ट्रॉन रिच होगा इन टर्म्स ऑफ लोन पेयर। या तो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। और क्या करेंगे? पॉजिटिव को नेगेटिव से मिलाएंगे, बस और कोई काम नहीं करना यार। मैं इस टेबल से ही समझा दूंगा तुमको सारी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH है, तो NaOH किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। और करनी किससे रिएक्शन है? RX से। R पॉजिटिव, X नेगेटिव। दोस्त को दोस्त से मिलाओ तो पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा। R किससे मिला जाके? OH से। और Na किससे मिला जाके? X से। तो NaX बाहर हो जाएगा, यहाँ पर इसने न्यूक्लियोफाइल ले रखा है इसलिए, और R के साथ आ जाएगा Nu। दिस इज माई कॉन्सेप्ट। मेन कंसेप्ट ये काम करेगा। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम NH3 का करें, लेट्स से NH3 का करते हैं, किसके साथ? RCl के साथ। तो अब ध्यान से देखो NH3 किस में टूटेगा? NH2 और H पे पॉजिटिव, NH2 पे नेगेटिव, इसमें टूटेगा NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव। RCl पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिल जाएगा? RNH2 प्लस HCl। ध्यान से देखो RNH2 मिला कि नहीं मिला। तो अगर ये चीज़ तुम्हें समझ में आई है, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है, तो NaOH KOH तुम कर सकते हो, H2O कर सकते हो, NaOR H की जगह R ले लिया, NaI NH3 RNH2 RNH, ये दोनों मैं अभी करवाता हूँ, ये तुम आराम से कर पाओगे बेटा। अब देखते हैं KCN और AgCN का कॉन्सेप्ट। KCN भी सही है, K पॉजिटिव Cn नेगेटिव, तो RCN मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं AgCN लेता हूँ तो Ag पॉजिटिव Cn नेगेटिव ना मिलके मेरे को मिलेगा RNC, और इसे कहा जाता है एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है कि जिस मॉलिक्यूल में, जिस न्यूक्लियोफाइल में, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, जिस न्यूक्लियोफाइल के अंदर 2 डोनर एटम प्रेजेंट हैं पर एक बार में एक ही कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रक्चर में, उस तरह के न्यूक्लियोफाइल को कहते हैं एम्बीडेंटेट। Cn में कार्बन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी, लेकिन अगर मैंने Cn लिखा, Cn नेगेटिव, तो इस समय कार्बन देगा, और अगर मैं ये लिख देता हूं तो इस समय नाइट्रोजन देगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन में से कोई भी दे सकता है, ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। अब हमें कैसे पता चलेगा सर कि KCN में Cn आना चाहिए और AgCN में NC आना चाहिए? तो उसका आंसर हमारे पास यहां है, ये रहा आंसर। पढ़ो ये क्वेश्चन क्या कहता है। हेलो अल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट व्हाइल AgCN रिएक्ट टू फॉर्म आइसोसाइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट और चीफ प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि KCN एक आयनिक मॉलिक्यूल है, और आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आसानी से जनरेट हो जाते हैं, आयंस आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए जो अटैक होगा वो कार्बन की साइड से होगा। जबकि अगर हम AgCN की बात करें तो वो एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, और कोवलेंट मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन जो है वो अपने लोन पेयर के साथ फ्री होता है डोनेट करने के लिए, इसलिए आइसोसाइनाइड बनता है। दिमाग में रखना फिर से, अगर मैं KCN लूँगा तो मुझे RCN मिलेगा, और अगर मैं AgCN लूँगा तो मुझे RNC मिलेगा। इसी तरीके से एक और एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट है जो मैं
यहां पर डिस्कस करता हूं KNO2 और AgNO2 को। तो अगर मैं KNO2 लेता हूं तो मेरा ऑक्सीजन ज्वाइन करेगा, और अगर मैं AgNO2 लेता हूं तो मेरा नाइट्रोजन ज्वाइन करेगा। दिमाग में ये पॉइंट रखना। अगर ये बात तुम्हें समझ में आई है तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत आसानी से तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा। फटाफट से पढ़ के देखो क्या लिखा है। कार्बन एटम रिजल्टिंग इन द अल्काइल साइनाइड एंड थ्रू नाइट्रोजन एटम लीडिंग टू आइसोसाइनाइड। Similarly, nitrite ions also represent an ambidentate nucleophile ONO। ये लिंकेज भी इसी तरीके से होगी। और यहां पर अगर मैंने KNO2 लिया तो मेरे को ONO मिलेगा, और अगर मैंने AgNO2 लिया तो मेरे को NO2 की लिंकेज के साथ ज्वाइन अप होंगे, चीज़ें मिलेंगी। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्या है उस पर चलते हैं बेटा, बहुत आराम से सीखते हैं इन सब चीज़ों को, देखते हैं क्या कहता है। मैकेनिज्म की बात करना चाह रहा है, कर लेते हैं दोस्त। दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में, एक होता है SN2, एक होता है SN1। क्या होता है SN2 का मतलब? 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर, मतलब दो मॉलिक्यूल। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, कैसे भी बोल लो। तो बाय मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। हम इसको अब डिटेल में सीखते हैं। यहां से 100% क्वेश्चन आएगा। SN1 और SN2 से 100% क्वेश्चन आएगा फाइनल पेपर में, आज कह रहा हूं। देखो ध्यान से क्या है। अगर मेरे पास CH3Cl का एक लॉजिक है, ये CH3Cl का एक मॉलिक्यूल दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल मैंने OH नेगेटिव को माना। अब जब मेरी SN2 रिएक्शन होगी तब क्या होगा इसको सोचना है, और उसके बाद क्या होगा इसको मत देखो अभी, ना इसको देखो और ना ही इसको। मैं अपने तरीके से इसको समझाता हूँ, तुम्हें एक मिनट में समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। ध्यान से देखना बेटा। मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि जगह मिले हमें लिखने के लिए। मेरे पास है CH3Cl, मेरे पास एक OH नेगेटिव कोई न्यूक्लियोफाइल है। मुझे SN2 रिएक्शन अगर करनी है तो पहले ये इस पे अटैक करेगा। देखते जाना ध्यान से। और एक ऐसी सी स्ट्रक्चर बनाएगा। इसके बाद ये वाला बॉन्ड इस तरफ निकल जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। ये सारे हाइड्रोजन है मेरे पास बेटा। क्या मिलेगा मेरे को? इस तरीके का एक मॉलिक्यूल। दैट सेड व्हाट? दैट सेड कि मैं जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं तो मेरा न्यूक्लियोफाइल बैक एंट्री करेगा, पहले एक ज्वाइन होके एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाएगा। इसको ट्रांजिशन स्टेज भी कह सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट। और उसके बाद जो मेरा लीविंग ग्रुप है वो लीव हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और OH पीछे की तरफ से मेरा ज्वाइन अप रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई, क्योंकि OH नेगेटिव भी इंपॉर्टेंट है और Cl नेगेटिव भी इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग, ये वाला बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये साथ साथ चली हैं। अगर बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ चलती हैं उसको बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म? कंसर्टेड। कैसा अटैक करेगा? बैक साइड अटैक। तो इससे क्या मिलेगा मेरे को? जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इन्वर्ट मिलेगा, इन्वर्जन होके मिलेगी। जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसी के नाम पर, वाल्डेन इन्वर्जन। तो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अगली चीज, जब भी मैं बैक साइड से अटैक करूंगा तो बैक साइड से अटैक करना तब आसान है जब साइड में जो ग्रुप्स हैं वो कैसे हों? छोटे छोटे हों, ताकि उनका रिपल्शन ना हो। उनका रिपल्शन क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए, रिपल्शन मिनिमम हो जाए। इसका मतलब अगर मेरे पास 1 डिग्री है
तो वो सबसे अच्छे से काम करेगा सब्स्टिट्यूशन SN2 का, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ SN2 रिएक्शन। अभी हम आगे एग्जांपल करेंगे तब भी इस चीज को और अच्छे से सीख लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई RX सब्सटेंस दे रखा है, RX मॉलिक्यूल दे रखा है और मुझे SN2 मैकेनिज्म शो करना है, तो मेरी बैक साइड से अटैक होगा, और बैक साइड से अगर मेरा अटैक होता है, बैक साइड से अटैक होता है तो वॉल्डेन इन्वर्जन जाएगा। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इसलिए कहा क्योंकि वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी इंपॉर्टेंट है और वो जो लीविंग ग्रुप है वो भी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के अंदर। कंसर्टेड मैकेनिज्म शो होगा क्योंकि मेरी कैसी स्टेज बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेज इंटरमीडिएट जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और उसके साथ साथ क्या है, वेल्डेन इन्वर्जन पे मैंने बात कर ली, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का कंपैरिजन रहेगा। फटाफट देखो इसको जो मैंने लिखा है अब तक। जल्दी से देखिए बेटा, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो आगे देखते हैं। अब देखो ध्यान से, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है दोस्त कि अगर मैं SN2 मैकेनिज्म, इस पूरे पेज में उसने यही चीज़ समझाई है कि अगर मैं SN2 मैकेनिज्म करूँगा तो मेरे को इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन मिलेगा, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन मिलेगा, प्लस मेरे छोटे छोटे हाइड्रोजन के ग्रुप्स होने चाहिए। दैट्स इट। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री में सबसे फास्ट जाएगी ये रिएक्शन, 2 डिग्री में उससे स्लो, और 3 डिग्री में सबसे स्लो जाएगी मेरा न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा। इस पेज पे उसने केवल ये समझाया है। आगे देखते हैं, आगे अगर हम देखें तो वो क्या बताना चाहता है, वो बताता है कि भैया कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का कॉन्सेप्ट है। अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, केवल हाइड्रोजन है, कोई डिग्री ही नहीं है। डिग्री कब होगी, जब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ एक और कार्बन हो। यहाँ तो कार्बन ही नहीं है, एक ही कार्बन ले रहा हूं, तो 30 की स्पीड पे चीजें जाएंगी। फॉर एग्जांपल 30 मीटर पर सेकंड से स्पीड से चीजें जा रही हैं। अगर मेरे पास एक ग्रुप जुड़ा हुआ है इथाइल, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये देखो यहाँ पे ये कार्बन, इसके साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, केवल एक कार्बन, तो मेरी स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकंड की। अगर मेरे पास 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा इस कार्बन पर, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो 0.02 की स्पीड हो जाएगी। और अगर मेरे पास 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो रिएक्शन ही नहीं होगी। यही तो बात मैंने कही थी। अब इसको मैं बहुत आसानी से समझा देता हूं तुमको। मान लो 3 घर हैं, कितने घर हैं, 3 घर हैं, 3 घर, ठीक है, 3 घर हैं। पहले घर में एक डॉग है, एक डॉग, दूसरे घर में 2 डॉग्स हैं, और तीसरे घर में 3 डॉग्स हैं। एक थीफ आता है, एक चोर आता है। तो पहली बात तो चोर बैकडोर से एंट्री करेगा। अब तुम खुद देखो कि कहां से एंट्री करना आसान है उसके लिए। एक डॉग हो घर में, 2 हो या 3 हो, कहां से एंट्री करना इजी हो जाएगा। दैट सेड व्हाट, कि अगर मेरी बैक साइड से एंट्री होगी तो मेरे पास 1 डिग्री आसानी से बनेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और अगर बैक साइड से ही एंट्री करोगे तो मेरे को कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, बिल्कुल उल्टा। उल्टा मतलब इन्वर्जन आ जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट योर SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म अभी केवल बेसिक समझा है हमने, पहले SN2 को समझेंगे, इसके बाद हम SN1 को सीखेंगे, और फिर बेटा जी फिर हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखेंगे। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट जब आप करोगे, ये जो क्वेश्चन है इनको जब हम अटेम्प्ट करके देखेंगे, देन वी विल गॉट टू नो कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट था, और फिर हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा सा आर्टिकल है, घबराने का नहीं है, आसान, बहुत बहुत आसान आर्टिकल है। ये आर्टिकल यहाँ जाके कंप्लीट होगा हमारा, लेकिन हम इस वीडियो में इस आर्टिकल को कंप्लीट करके फिर 3rd पार्ट जनरेट करेंगे इसका। लेकिन बिल्कुल भी नहीं घबराना है। लेट्स कम टू SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म पर आते हैं। SN1 की मतलब फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें करना क्या है, ये 2 स्टेप में होगी रिएक्शन। वो तो एक ही स्टेप में हुई थी, ये 2 स्टेप में होगी। पहली स्टेप में जो ये लिविंग ग्रुप है ये निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और उसके बाद उस कार्बोकैटायन पे एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और कंपाउंड बना देगा। अब मुझे ये पता है कि कार्बोकैटायन जो है वो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, जब इस OH नेगेटिव को आना है, अटैक करना है इस पॉजिटिव पे, तो पॉजिटिव पे ये आगे से भी अटैक कर सकता है, ये पीछे से भी अटैक कर सकता है, मतलब इन्वर्जन भी कर सकता है और रिटेंशन भी कर सकता है, मतलब वैसा का वैसा भी बना सकता है। 2 स्टेप में रिएक्शन होगी।
तो कंसर्टेड मैकेनिज्म नहीं चलेगा। ये सारी की सारी बातें इसने बताई है। क्या बताया देखो ध्यान से, इस पूरे के पूरे आर्टिकल को मैं पढ़ के बता रहा हूँ। SN1 रिएक्शन जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट बन जाए। द रिएक्शन बिटवीन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे लिखेंगे हम इसको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये मैंने CH3 लगा दिया, ये मैंने CH3, ये मैंने CH3 और ये मैंने Br। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री है, राइट। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर मैं करवा दूंगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करेगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब केवल और केवल एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, दोनों पे रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। कैसे? सबसे पहले ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका क्लीवेज हो जाएगा पॉजिटिव में और नेगेटिव में। फिर ये सेकंड स्टेप आएगी मेरी, सेकंड स्टेप। इस सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर, पॉजिटिव चार्ज पर, और मेरा कंपाउंड बना देगा। दिस इज ऑल अबाउट SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के अंदर जो पहली स्टेप होती है जिसपे कार्बोकैटायन बनता है, जब भी कार्बोकैटायन बनेगा वो स्लोएस्ट स्टेप होते हैं और उसी को कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाती है वो, उसकी RDS कहलाती है, स्लोएस्ट स्टेप, जिस पर सारी की सारी रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, स्पीड डिपेंड करती है, उसको हम कहते हैं आपकी RDS। लॉजिक क्लियर हुआ? आगे देखो, आगे क्या कह रखा है इसने, ये क्या कंसेप्ट समझा रखा है, अगर मैं SN2 की बात करूंगा तो मेरी रिएक्शन इस तरफ जाने में फास्ट होगी, और अगर मैं SN1 की बात करूंगा तो मेरी रिएक्शन इस तरफ जाने में फास्ट होगी। क्या कह रखा है, मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के कॉन्सेप्ट को। SN1 हाईली रिएक्टिव होगा जब मेरे पास रेजोनेंस आ जाएगा। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आने पर मेरा जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से मेरी जो SN1 रिएक्शन है वो बहुत अच्छे से होगी। तो रेजोनेंस के बढ़ने से मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से एरोमेटिक कंपाउंड में मेरी जो रिएक्शन है उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आगे और डिटेल में सीख लेंगे इसको। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मेरे पास ये कंपाउंड है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा SN2 फास्ट जाता है। मैं इस कंपाउंड को बना के देखता हूं बेटा। CH2Cl है और Cl है, राइट। ध्यान से देखो, Cl जिससे जुड़ा है वो कितने से जुड़ा है, Cl जुड़ा है इस कार्बन से, जो जुड़ा है केवल एक कार्बन से डायरेक्ट, और Cl इस कार्बन से जुड़ा है जो किससे जुड़ा है, 2 से। तो ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। SN2 मतलब क्या हो गया, चोर वाला अटैक, डाकू, डॉग्स थे, चोर था, तो कैसा होना चाहिए, 2 कुत्ते हो या 1 हो, बोलो 1। इसका मतलब क्या हुआ, किस में फास्ट होगी रिएक्शन, इस वाले केस में। चेक कर लो, इस वाले केस में होनी चाहिए क्योंकि प्राइमरी हैलाइड है। अब अगर मैं ये वाला केस एग्जांपल लेता हूं तो यहां पर आयोडीन है और क्लोरीन है, बाकी सब कुछ सेम है। लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। तो लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होता है, जिसका साइज ज्यादा हो, जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी बॉन्डिंग वीक होगी, जिसकी बॉन्डिंग वीक होगी वो जल्दी से लूज हो जाएगा, चला जाएगा। दैट सेड व्हाट, आयोडीन की रिएक्शन फास्ट हो जाएगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। आगे देखते हैं बच्चा, ये क्वेश्चन भी हमारा कवर अप हो गया। अब देखो आगे, SN1 और SN2 दोनों की बात कर रहे हैं, मैं केवल एक की बात कर लेता हूं, ठीक है। मैं SN1 की बात कर लेता हूं। इस केस के अंदर मुझे क्या दे रखा है, थोड़ा सा जूम आउट करके मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं इसके। C6H5CH2Br, पहला। दूसरा C6H5CH6H6, बहुत बढ़िया। ये CH, ये Br, और यहाँ पर भी एक बेंजीन, इसको बेंजीन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तीसरा दे रखा है, बेंजीन दे रखी है, CH दे रखा है, Br दे रखा है और CH3 दे रखा है, ओके। और चौथा क्या दे रखा है बेटा, एक बेंजीन, यहाँ कार्बन, इस पर CH3, यहाँ पर Br और यहाँ पर भी बेंजीन। ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा है, ये मेरा तीसरा है, ये मेरा चौथा है। अब ये पूछता है कि SN1 कौन सा फास्ट जाएगा। जो SN1 फास्ट जाता है वो SN2 स्लो जाता है। ध्यान से देखो यार, जो चीज़ कॉमन है उसको भूल जाओ। क्या कॉमन है, एक बेंजीन, यहाँ भी बेंजीन, यहाँ भी बेंजीन और यहाँ भी बेंजीन। अब क्या बच गया,
अब बचा है इस केस में CH2Br, इस केस में CHBr और एक बेंजीन, इस केस में CHBr और एक CH3, इस केस में CH3CH, एक बेंजीन और एक Br, ये बचे हुए हैं इसके अंदर। अब ध्यान से देखो यार थोड़ा सा कि मेरी 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन आता है SN1 में? हाँ सर आता है। तो अगर मैं इस ब्रोमीन को देखूँ ये तो 1 डिग्री है, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो सबसे कम हो जाएगा बेटा, सबसे कम। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखो, यहाँ एक बेंजीन लगा हुआ है, ओके सर, यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है, इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन होगा? इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा ये होना चाहिए, यानी कि कमज़ोर ये होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि बेंजीन में क्या मिलेगी मेरे को? रेजोनेंस मिल जाएगी, रेजोनेंस, राइट। और नीचे वाले केस में देखो, यहाँ पर एक बेंजीन है और यहाँ पर एक CH3 है, CH3 भी डोनेट करने का काम कर रहा है, बेंजीन भी डोनेट करने का काम कर रहा है, मेरा काम और अच्छा हो रहा है, मेरा काम और आसान हो जा रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या चला जाना चाहिए? सोचो फटाफट से। मेरा आंसर जाना चाहिए कि जो मेरा पहला पॉइंट है वो सबसे वीक होगा, तीसरा उससे स्ट्रॉन्ग होगा, चौथा उससे स्ट्रॉन्ग होगा, या दूसरा उससे स्ट्रॉन्ग होगा और चौथा सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि पहले वाले केस में डिग्री चेंज नहीं हो रही है, 1 डिग्री है। तीसरे वाले केस के अंदर डिग्री तो 2 डिग्री है, तीसरे और दूसरे केस में 2 डिग्री, लेकिन उसमें CH3 है, उसमें बेंजीन है, तो जिसमें रेजोनेंस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और चौथे वाले केस में मेरी डिग्री जो बन रही है कार्बन की वो 3 डिग्री आ चुकी है, यानी कि ये मेरा 3 डिग्री कार्बन, ये सबसे स्टेबल होगा मेरा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा, जैसे इसने यहाँ करके भी दिखा रखा है। ये देखो, ये तो पहला पार्ट था, ये हमने किया नहीं है, बाद में देख लेंगे इसको। इस क्वेश्चन को यहाँ से देख सकते हो। सबसे अच्छा कौन सा? 4th नंबर वाला, फिर दूसरा वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। दिस इज द आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, कायरल है या नहीं, रिटेंशन है या क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कब होता है? जब किसी भी कंपाउंड को अगर आप किसी सॉल्यूशन के अंदर आप लाइट डालते हो और या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी घूम जाए या वो लीवो रोटेटरी यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अगर D और L आइसोमर बन जाते हैं, D को मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करता हूँ और L को मैं नेगेटिव से, अगर ये चीज़ पॉसिबल है, रोटेशन हो पाती है, लाइट जब पड़ रही है किसी कंपाउंड पर उसकी रोटेशन हो जाए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो D या L आइसोमर बनाते हैं और इसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी। मॉलिक्यूलर अनसिमेट्री क्या कहता है? यहाँ पर बात करेगा वो कायरलिटी की, एंशियोमर की, इन सब चीज़ों की। वो ये कहता है कि जब भी हम कभी किसी की मिरर इमेज बनाते हैं तो उसका कन्फिगरेशन में थोड़े बहुत डिफरेंस आते हैं, उसको स्टडी करवाओ सर। उसको स्टडी करने के लिए हम क्या बात करेंगे? स्टीरियो सेंटर की या एसिमेट्रिक कार्बन यानी कि कायरल कार्बन की। अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल कार्बन का मतलब वो कार्बन जिसके चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हों, जिस कार्बन पर चारों ग्रुप्स अलग अलग लगे होते हैं, उसकी अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो वो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। ये चीज हमने उसमें भी सीखी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यही कायरलिटी और एकायरल कंसेप्ट कहता है। एक कायरल का मतलब क्या हुआ? एक कायरल का मतलब सुपर इम्पोज कर जाए मिरर इमेज, और कायरल का मतलब जब मिरर इमेज सुपर इम्पोज ना कर पाए। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, मिरर इमेज सुपर इम्पोज करती हैं या नहीं करती हैं, उसको हम कायरल और एक कायरल की फॉर्मेशन देते हैं। एक और पॉइंट है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर के अंदर आया हुआ है और कंफ्यूज कर देता है कई बार। कितनी बेसिक सी चीज़ पूछ लेता है वो, कितनी बेसिक सी चीज़ पूछ लेता है वो कि हमारे पास अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिंबल हैं तब क्या करेंगे हम। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है जो मॉलिक्यूलर कायरलिटी शो कर रहा है या एसिमेट्रिक नहीं है, तब मैं क्या करूंगा? अगर वो एसिमेट्रिक नहीं है तो वो कहलाएगा मेरा ए कायरल मॉलिक्यूल, चारों ग्रुप अलग अलग हैं। लेकिन अगर उसके पास चारों ग्रुप अलग अलग हैं और वो कायरल है, उसके बावजूद भी वो इनएक्टिव हो सकता है। वो इनएक्टिव कब होगा? जब उसको
उसकी रोटेशन पे 50% ही तो डी रोटेशन मिले और 50% ही एल रोटेशन मिले। इसको हम बोलते हैं एनेंशियोमर कंसेप्ट के अंदर रेसेमाइजेशन या रेसेमिक मॉडिफिकेशन। रेसेमिक मॉडिफिकेशन आ जाएगी या रेसेमिक मिक्सचर बन जाएगा। इसका मतलब नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मॉलिक्यूल जो है वो कायरल तो है, वो रोटेशन भी कर रहा है, लेकिन 50% डी हो जाए और 50% एल हो जाए, उसको हम कहेंगे रेसेमाइजेशन, रेसेमिक मिक्सचर कॉन्सेप्ट। क्लियर? दिस इज डी और एल दो आइसोमर, इसको हम एनेंशियोमर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एनेंशियोमर। एग्जांपल समझाता हूं और क्लियर हो पाएगा तुम्हारे को, बहुत आराम से देखो। आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल कंपाउंड। इससे इसमें आइडेंटिफाई करना है, कुछ मत करो यार। ये कार्बन लिखा है, एक यहाँ लगाया इसने, एक इधर एक इधर एक इधर, OH H CH3 और Br, और दूसरा क्या है H Br और CH3। अगर दो एक जैसी चीज़ आ गई तो 100% वो ए कायरल ही होगा, ए कायरल। तो ये क्या है अपने पास? कायरल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लो। ये वाला दिखा रखा है इसने, ये और ये बना रखे हैं। बना लेते हैं बेटा, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे बनाने हैं ये देखो भाई, जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, सॉरी। CH3, ये यहाँ पे OH दिखा रहा है, यहाँ H दिखा रहा है, और ये CH3 दिखा रहा है, राइट। दूसरे केस में ये CH3 दिखा रहा है, ये CH3 दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ OH दिखा रहा है, यहाँ H दिखा रहा है। ओके भाई, बना के देख लें इसको, ओपन अप करके रख दो। CH3 C OH H CH2 CH2 CH3। देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 1 2 3 4 5। इस केस को बना लो भाई, ये सेंटर मेरा 1 2 3 4 5 OH H, ये CH3, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। ये बन चुका है भाई। अब ध्यान से देखो तो ये जो दो कंपाउंड इसने बना दिए हैं 1 2 3, ये यहाँ पे नहीं आएगा, बस ये आएगा। एक मिनट, ये CH2 करता हूँ, ये CH3, ये 3 आएगा यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों कंपाउंड्स को देखता हूँ तो मुझे क्या पता चल जाएगा यार? मुझे ये पता चल जाएगा, अगर मैं थोड़ा सा और आसान कर दूँ जो सेकेंड स्ट्रक्चर है उसको बनाना, तो आपको क्या आइडेंटिफाई होगा बेटा? देखो, मैं इसको एक बार मिटा के फिर से बना देता हूँ ताकि आपको समझना थोड़ा सा और आसान हो जाए, और कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। ध्यान से देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, 1 2 3 4 5। तीसरे कार्बन पर OH है और H है, राइट। अब ध्यान से देखो इस कार्बन को, इस कार्बन के अंदर ये A और ये A बराबर आ चुका है, इसका मतलब ये A कायरल हो चुका है। जबकि इस कार्बन के अंदर अगर हम चेक करें तो ये C यहाँ है, यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर CH2 CH2 CH3 है, यहाँ OH है और यहाँ H है, सारे ग्रुप अलग अलग हैं। दैट सेड व्हाट? दैट इज कायरल, यानी कि ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। दिस इज द पॉइंट। नाउ रिटेंशन ऑफ द कन्फिग्रेशन। रिटेंशन ऑफ द कन्फिग्रेशन क्या कहता है? सिंपल सी बात कहता है कि जिस तरफ से ब्रेक हुई है चीज़ें उसी तरफ ज्वाइन हो जाए। OH यहाँ से ब्रेक हुआ है, यहीं पे ज्वाइन अप हो जाए, इसको बोलते हैं हम रिटेंशन ऑफ द कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है कि जहाँ से टूटा उसके अपोजिट जाए। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ थोड़ा सा। क्या है ये? देखो, मेरा X लेफ्ट हैंड साइड में था, अगर मेरा Y राइट हैंड साइड में आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? मेरा इन्वर्जन, अपोजिट। X मेरा लेफ्ट हैंड साइड में था, Y भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड में बने, तो ये क्या कहलाएगा? मेरा रिटेंशन। और अगर मेरे को दोनों ही मिल जाएं, ये A और ये B, तो ये क्या कहलाएगा? मेरा रेसेमाइजेशन। रिटेंशन भी हो गया, इन्वर्जन भी हो गया, दोनों मिल जाएंगे तो उसको रेसेमाइजेशन बोल देंगे। और रेसेमाइजेशन अगर आ गया तो वो भी कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक्टिव होने के बाद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, रोटेशन 0 आ जाएगी, ध्यान रखना। दिस इज द पॉइंट अबाउट ऑल दिस कंसेप्ट। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा था प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ओल के बारे में, तो प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ओल को जरूर ध्यान से पढ़ना, उसी कंसेप्ट पे है, सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, कोई चेंज नहीं किया इसने यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े
तो हमारे पास आती है अब एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में भी कौन सी एलिमिनेशन करनी है हमको? बीटा एलिमिनेशन करनी है। बीटा एलिमिनेशन क्या होती है सर? बीटा एलिमिनेशन होती है कि मान लो मेरा ये हैलोजन है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, उसका पड़ोसी कार्बन बीटा, उसका पड़ोसी गामा। और आसान कर लो, ये हैलोजन है, इसके पहला ये कार्बन अल्फा, इसका पड़ोसी बीटा, ये भी बीटा, ये गामा, ये भी गामा। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है या फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा होता है और उसका पड़ोसी बीटा, उसका पड़ोसी गामा होता है। करना क्या है? करना बहुत सिंपल सा काम है। बैठे बैठे क्या करें? करना है कुछ काम, बहुत सिंपल सा काम करना है। क्या? जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2 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 Br, ये ले लिया बेटा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन मतलब डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन। हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो जाएंगे। हैलोजन यहां से रिमूव होगा और हाइड्रोजन इस बीटा कार्बन से रिमूव होगा और क्या बन जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड। एलिमिनेशन रिएक्शन से डबल बॉन्ड आ जाएगा। रिएक्शन क्या बनेगी? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस बाहर क्या हो जाएगा? यहाँ से Br बाहर होता है जो K के साथ चला जाएगा KBr, और H बाहर होगा जो वाटर के साथ मतलब OH के साथ चला जाएगा वाटर बाहर। तो KOH की मदद से हम वाटर और HBr को KBr को बाहर कर लेंगे, H भी बाहर हो जाएगा, Br भी बाहर हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, कॉन्सेप्ट इससे आगे आता है। कॉन्सेप्ट कहाँ आता है वो समझो। कॉन्सेप्ट है ये चीज़ कि अगर मेरे पास ऐसा सा कुछ बना के दे दिया मेरे को कि ये दे रखा है 2 ब्रोमोब्यूटेन और इसके अंदर रिएक्शन कर दी अल्कोहलिक KOH, तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, दोनों बीटा कार्बन है। यानी कि या तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा या इनके बीच में। यानी कि पहला केस क्या हो सकता है? ऐसा, या फिर दूसरा केस ऐसा कुछ। डबल बॉन्ड जहां बीच में आएगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सेट-जेफ प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? सेट-जेफ प्रोडक्ट। और जो कम वाला है, कॉर्नर वाला, उसको बोलते हैं हॉफमैन। याद करो जब मैंने आपको मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन सिखाई थी पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको बताया था सेट-जेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट के बारे में हम सीखेंगे। वो यही कॉन्सेप्ट है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा उसको ध्यान से समझना। वो दे देगा Cl और वो 2 लिख देगा, एक तो लिख देगा अल्कोहलिक KOH, एक लिख देगा एक्वस KOH। तो एक्वस KOH में आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखानी है और अल्कोहलिक KOH में आपको एलिमिनेशन रिएक्शन दिखानी है। ये ध्यान रखना, स्टार लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कई बार भूल जाते हैं। एक्वस KOH होगा तो पोलैरिटी जनरेट हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव टूट जाएगा, जबकि अल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन रिएक्शन आ जाएगी, KBr बाहर हो जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा और डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा बीटा एलिमिनेशन की मदद से। राइट। अब अगली जो चीज़ है वो है रिएक्शन विद मेटल। तो रिएक्शन विद मेटल मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है, बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है बेटा। RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत जगह काम आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रामबाण है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रामबाण है RMgX। RMgX में R पे नेगेटिव होता है और MgX पर पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। R अल्काइल ग्रुप इज नेगेटिवली चार्ज वेयर एज MgX इज पॉजिटिवली चार्ज। ग्रिग्नार्ड ने दिया था, इनको बाद में नोबेल प्राइज वगैरह भी मिला था, ठीक है, केमिस्ट्री का। ये काम की चीज़ नहीं है, मिल गया था, अच्छी बात है। अब RMgX में R पे नेगेटिव, MgX पे पॉजिटिव होगा। अगर इसकी रिएक्शन डायरेक्ट वाटर से कर दोगे तो एल्केन मिल जाता है। क्या मिलता है? RMgX। इसकी रिएक्शन कर दी HOH से, तो MgOHX बाहर हो जाएगा और RH मिल जाएगा, डायरेक्ट एल्केन मिल जाता है, ठीक है। और ये रिएक्शन इसीलिए इसको पानी की प्रेजेंस में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही पानी डाल दोगे आपको एल्केन मिल जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, इस रिएक्शन का फायदा नहीं होगा। इसलिए इस रिएक्शन को किया जाता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। इसने लिखा भी है यहाँ पे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, तब जाके हो सकती है। और कौन सी रिएक्शन करनी है हमें? एक रिएक्शन और, वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन ये हमारा आज का आखिरी आर्टिकल रहेगा। इसके बाद रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स पर हम एक वीडियो और जनरेट करेंगे
उस वीडियो के अंदर रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स को सीखेंगे और जो कंपाउंड्स हैं हेलो अल्केन हेलो अरीन के मिक्स कंपाउंड उनको सीखेंगे। तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है ये आपने 11 में भी पढ़ी है कि कोई RX है, सोडियम मेटल डाल दिया, एक और RX ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बाहर क्या हो जाएगा 2NaX और आपको क्या मिल जाएगा एल्केन। कैसा? सिमेट्रिकल इवन काउंट का। कैसा मिलेगा बेटा? इवन काउंट वाला एल्केन आपको मिल जाएगा। ये होती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाती है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। एक थर्ड पार्ट और बचता है इस चैप्टर का, वो हमें और कवर करना है, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और बेटा केमिस्ट्री बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ऑर्गेनिक तो बिल्कुल भी नहीं है। दोबारा से इसको पढ़ना सीखना बहुत आसान है। और हाँ, अब तक अगर आपने वीडियोस को शेयर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, और ऑर्गेनिक की वीडियोस को ज़रूर शेयर करना सबके साथ, क्योंकि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा। 90% स्टूडेंट्स जिनको मैं जानता हूँ वो ये कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक मुश्किल होती है, लेकिन इस तरीके से पढ़ने के बाद ऑर्गेनिक मुश्किल नहीं लगेगी। और एक भी नंबर का काम, एक सिंगल नंबर का काम भी ऑर्गेनिक से बाहर, मतलब NCERT से बाहर नहीं आता है, इसलिए बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। सो दिस इज़ योर केमिस्ट्री वाले सर सेइंग टाटा बाय बाय फॉर दिस वीडियो इटसेल्फ। थर्ड पार्ट बहुत जल्दी आएगा और उसके बाद ये चैप्टर हम कंप्लीट कर जाएंगे। तो अच्छे से पढ़िए, मज़े से पढ़िए, और हाँ हेल्प ज़रूर करनी है। इस वीडियो को कम से कम 4, 5, 6 जितने भी ऐसे दोस्त हैं आपके जिनको ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक मुश्किल है, ऑर्गेनिक रटने वाली है, उनको ज़रूर शेयर करना ताकि वो इसको पढ़ के सीख सकें। थैंक यू सो मच।